भागलपुर में मनोहर का एक परिवार रहता था। उसके दो बेटे मोहन और रोहन थे। बड़े बेटे मोहन की पत्नी का नाम राधिका था और छोटे बेटे रोहन की पत्नी का नाम रागिनी था। एक रोज गांव में बहुत भीड़ लगी थी, जिसे देखकर मनोहर का परिवार भी वहां पर इकट्ठा हो गया। वहां पर एक आदमी गांव वालों को कुछ बता रहा था। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गांव में 1 महीने बाद बच्चों के खिलौने बनाने का कंपटीशन शुरू होने वाला है। अरे भाई साहब, ये कैसा कंपटीशन हुआ? अच्छा, सारे कंपटीशन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होंगे हैं? बच्चों के लिए कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। जब बड़े बड़े लोगों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो सकता है, तो बच्चों के लिए खिलौनों का कंपटीशन क्यों नहीं? पिताजी, मैं बात करता हूँ, लेकिन भाई साहब, बच्चों का कंपटीशन करने से होगा क्या? लंदन की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बच्चों के खिलौने बनाती है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि भारत के लोग मिट्टी के बहुत खूबसूरत खिलौने बनाते हैं, तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। इसीलिए वो हमारी कलाकारी देखना चाहते हैं। जिसके खिलौने बेस्ट होंगे उसे वो कंपनी हायर कर लेगी। लेकिन भाई साहब, उन खिलौनों में हमें बनाना क्या क्या है? अरे कुछ भी बना सकते हो आप लोग, जो भी आपका मन हो। छोटा सा महल, बच्चों के खेलने वाली गाड़ियाँ, बच्चों से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, अरे आप खिलौने के रूप में बना सकती हो। ये खिलौने सिर्फ मिट्टी के ही बनाने या किसी और चीज से? आप गांव वाले इतने गरीब हो तो मिट्टी के ही खिलौने बना लेना, सोने चांदी के तो बना नहीं पाओगे। इतना बोलकर वो आदमी अपनी कार में बैठा और वहाँ से चला गया। सारे गांव वाले कंपटीशन की तैयारी करने लगे। इधर मनोहर का परिवार भी वापस घर आ गया। ये आदमी तो हमारे गांव की बेइज्जती करके चला गया और गांव वालों ने कुछ बोला भी नहीं। अरे मेरी प्यारी बहू, उसकी बात का बुरा मत मानो। उसे जो लगा उसने कह दिया। उसने कह तो दिया, लेकिन अब हम उसे दिखाएंगे कि हमारा गांव इतना भी गरीब नहीं है। भाभी, हम लोग सोने चांदी के महल बनाएंगे। लेकिन इतना ढेर सारा सोना चांदी हम लोग लाएंगे कहाँ से? वो मैं आपको रात में बताऊंगी, अकेले में। रागिनी और राधिका ने मिलकर सबके लिए खाना बनाया और सभी खाना खाकर सो गए। रात में राधिका और रागिनी चुपचाप छत पर आई और आपस में बातें करने लगी। रागिनी, तुम्हारे पास जितने भी गहने हो वो इकट्ठा कर लो, और मेरे पास जितने हैं वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उन्हीं को पिघलाकर हम दोनों महल बनाएंगे। भाभी, मेरे पास तो सिर्फ चांदी की पायल है, चांदी के कंगन, चांदी के कड़े और चांदी की बिछिया ही है। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं मेरे पास। मेरे पास भी यही सब सोने के गहने हैं। मैं सोने का महल बना लूंगी और तुम चांदी का। लेकिन भाभी, हमारे ससुराल वालों ने कितनी मेहनत करके हमें ये गहने दिलाए हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। रागिनी, हम गरीबी झेल सकते हैं, लेकिन कोई बाहर से आकर हमारी बेइज्जती कर जाए, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगले दिन राधिका और रागिनी ने अपने अपने गहने लेकर सोनार के पास चली गई। भाई साहब, ये महल की डिजाइन देखिए। मेरा सोना पिघलाकर इस तरह का एक छोटा सा सोने का महल बना दीजिए, और मेरी देवरानी के चांदी के गहने पिघलाकर ऐसा ही एक चांदी का महल बना दीजिए। देखिए, मेरा काम है सोने और चांदी को पिघला कर गहने बनाना। मैं सिर्फ आपको आपका सोना चांदी पिघला कर दे सकता हूँ। आपको महल खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। सोनार ने सोना पिघलाकर एक बॉक्स में डाल दिया और चांदी पिघलाकर दूसरे बॉक्स में डाल दिया। वो बॉक्स ऐसा था जिसमें सोना चांदी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा जब तक उसे बाहर न निकाला जाए। पिघला हुआ सोना चांदी लेकर दोनों बहुएं वहाँ से निकल गई। तभी राधिका ने रास्ते में कहा, देवरानी जी, अगर हम घर जाकर सोने चांदी का महल बनाएंगे तो ससुर जी हमें बहुत डांटेंगे। ऐसा करते, पास के जंगल में चलते हैं, वहीं बैठकर हम अपने महल बना लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। रागिनी और राधिका पास के एक घने जंगल के अंदर चली गईं और वहीं बैठकर अपने अपने महल बनाने लगी। राधिका ने एक छोटा सा सोने का महल बना लिया और रागिनी ने एक छोटा सा चांदी का महल बना लिया। अरे वाह भाभी, आपका सोने का महल तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये कंपटीशन तो आप ही जीतोगी। तुम्हारा चांदी का महल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये कंपटीशन हम दोनों जीतेंगे, तुम देख लेना। राधिका और रागिनी दोनों उस जंगल से निकल ही रही थी कि तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। राधिका और रागिनी बुरी तरह डर गई। कोई इस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? तभी अचानक उस ब्रह्म राक्षस की नजर सोने चांदी के महल पर गई। उसने दोनों खिलौने उनके हाथ से छीन लिए। एक बार जो मेरी कैद में आ जाता है वो कभी आजाद नहीं हो पाता। ये छोटे छोटे महल तुम दोनों को बहुत प्रिय है ना? तुम दोनों को मैं इसी के अंदर कैद कर देता हूँ। ब्रह्म राक्षस ने राधिका को छोटी सी सोने की मूर्ति बना दिया और उसे सोने के छोटे से महल के अंदर कैद कर दिया। उसके बाद उसने रागिनी को भी छोटी सी चांदी की मूर्ति में तब्दील करके उसे चांदी के महल के अंदर ही रख दिया।
अब ये दोनों अपना पूरा जीवन अपने सोने चांदी के महल के खिलौने के अंदर ही बिताएंगी, वो भी मूर्ति बनकर। कई दिन बीत गए, लेकिन राधिका और रागिनी उनके परिवार को नहीं मिली। उनके ससुर मनोहर और उनके दोनों बेटे बहुत परेशान हो गए। मोहन, अरे रोहन, आखिर बहुएं अचानक कहाँ गायब हो गईं? पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई उन्हें। पिताजी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? अरे वो दोनों तो मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी। अब समझ में नहीं आता कि कैसे ढूंढे अपनी बीवियों को। बेटा, रास्ते में एक ब्रह्म राक्षस का बहुत घना जंगल पड़ता है, कहीं उस जंगल में तो नहीं फंस गई वो दोनों? पिताजी, वो सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा, जब हर तरह से हमने बहू को ढूंढने का प्रयास कर लिया और वो नहीं मिली, तो अब हमें अपने गांव के उस तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए, शायद वो कुछ हमारी मदद कर सके। पिताजी, हमने सब कुछ तो करके देख लिया, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। उन्होंने सारी बात तांत्रिक को बता दी। तांत्रिक 1 घंटे तक अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा और जब उसने आंख खोली तब उसने कहा, उन दोनों बच्चियों को उस ब्रह्म राक्षस ने ही कैद कर रखा है। उन्हें हम बचा तो सकते हैं, लेकिन उन्हें बचाते बचाते आप तीनों की जान जा सकती है। उन्हें बचाते बचाते हमारी जान भी चली गई तो भी हमें कोई परवाह नहीं। मेरे बेटे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये भभूत आपको देता हूँ, इसमें बहुत सारा कपूर भी पड़ा हुआ है। जैसे ही उस जंगल में जाना, बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना। थोड़ी देर बाद वो ब्रह्म राक्षस खुद आप लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे ही वो आपके सामने प्रकट हो, वैसे ही ये भभूत उसके ऊपर किसी तरह से डाल देना, जिससे वो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु ध्यान रखना, अगर उसने ये भभूत देख ली तो वो तुमसे छीन कर तुम्हारे ऊपर ही इसे डाल देगा, जिससे तुम लोगों की जान जा सकती है। ठीक है बाबा, अब यही आखिरी रास्ता बचा है। बाबा से भभूत लेकर तीनों लोग वहाँ से वापस आ गए। तभी मोहन और रोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप घर जाइए, हम दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों को बचाकर जरूर ले आएंगे। तो वो घर चला गया। इधर रोहन और मोहन दोनों ही जंगल में चुपचाप जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनके सामने वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। इंसानों को क्या हो गया है? मेरा डर ही खत्म हो गया है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के अंदर पैर रखने की? इतने में मोहन ने वो भस्म निकाली और ब्रह्म राक्षस के मुंह के ऊपर डाल दी, जिससे वो ब्रह्म राक्षस देखते ही देखते जलने लगा और थोड़ी ही देर बाद वो इंसान के रूप में आ गया। अब वो एक राजा के रूप में था। ये क्या हुआ रोहन? ये तो मरा ही नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक श्राप की वजह से ब्रह्म राक्षस बन गया था। कई सालों से मैं इसी हालत में था। आप लोगों की वजह से मुझे फिर से अपना पुराना रूप वापस मिल गया है। लेकिन हमारी बीवियां? आप अपने घर जाइए, मैंने आपको कुछ भेंट किया है। आपकी पत्नियां आपको वहीं मिल जाएंगी। दोनों जब घर वापस आए तो उनके घर की जगह एक सोने का बड़ा सा महल था और दूसरा चांदी का। दोनों अंदर गए तो उनकी बीवियां सही सलामत थी। हमने जिस तरह के सोने चांदी के खिलौने के बराबर महल बनाए थे, वैसे महल अब असल में बन गए हैं और हमारे पास खिलौने वाले भी महल मौजूद है। मोहन ने सारी बात अपनी बीवियों को बताई। हाँ, क्योंकि हमारी वजह से ही वो श्राप से मुक्त हो पाया। इसका मतलब उस राजा ने चमत्कार से हमें सोने चांदी का असली महल गिफ्ट कर दिया। कुछ दिनों बाद राधिका और रागिनी खिलौनों वाला कंपटीशन जीत गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। अरे कमला, मेरा छोटा बेटा कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा है। सोच रही हूँ अब उसके भी हाथ पीले कर दूं। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अरे वाह, निशांत विदेश से लौट आया? फिर तो उसके लिए कोई बड़े अमीर घर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तेरी बड़ी गरीब बहू की तरह नहीं जो बस 2 जोड़ी कपड़े में ही ससुराल चली आई। अब मुझे देख, अमीर बहू लाई हूँ तो सब सामान आया है दहेज में। ये जिस एसी की तू ठंडी ठंडी हवा खा रही है ना, ये भी मेरी बहू के दहेज में ही आया है। मैंने तो इसे हॉल में लगवा दिया ताकि सब इसका इस्तेमाल करे। चलो बढ़िया है, एक मैं हूँ जिसकी गरीब बहू कुछ नहीं लाई। लेकिन अब तो मेरी सारी उम्मीदें अपनी छोटी बहू से ही है। तू कोई अच्छी अमीर घर की लड़की ढूंढना मेरे निशांत के लिए। अरे तुम चिंता मत करो, निशांत के लिए तो मैं एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता ही लेकर आऊंगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज कमला एक बड़े घर की लड़की का रिश्ता निशांत के लिए लेकर आती है। देख तो विमला, लड़की कितनी सुंदर है, ऊपर से अमीर घर से भी है, अपने माँ बाप की इकलौती है, खूब दहेज मिलेगा। बोल तो बात करूं। अरे नेकी और पूछ पूछ, तू जल्दी से बात बढ़ा, हम कल ही चले जाएंगे देखने।
विमला एक लालची औरत थी। उसके बड़े बेटे ने अपनी पसंद की गरीब लड़की से शादी की थी, इसलिए उसके दहेज में कुछ नहीं आया था। इसलिए विमला हमेशा उससे नाराज रहती थी और अब उसने ठान लिया था कि वो अपने छोटे बेटे के लिए बड़े घर की लड़की ही लाएगी। बात आगे बढ़ी। फिर वो अपने बेटे के लिए सोनिया को दुल्हन बनाकर घर ले आई। आओ मेरी प्यारी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हाय कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल परियों जैसी। सोनिया दहेज में खूब सारा सामान लेकर आती है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सा सामान। विमला अपनी लोभी आंखों से वो सब देखती है तो खुश हो जाती है। फिर विमला उसे उसके कमरे में ले जाती है। ओफो, इस कमरे में तो एक एसी भी नहीं है, मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी? माँ जी, आप जल्दी से मेरे दहेज में आया हुआ एसी मेरे कमरे में इंस्टॉल करवा दीजिए। बहू, तुम्हारे कमरे में एसी? लेकिन मैं तो सोच रही थी इसे हॉल में लगवा दूं। वो क्यों भला? ये एसी मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, और वैसे भी मैं अपने ससुराल में कोई समाज सेवा करने नहीं आई हूँ। और हाँ, वो टीवी भी मुझे बड़े टीवी वाले स्क्रीन पर देखने की आदत है, इस छोटे से टीवी में नहीं। अच्छा ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। विमला सोनिया के कमरे में आया हुआ एसी, फ्रिज और टीवी रखवा देती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। जहाँ अमीर सोनिया सारा दिन अपने कमरे की ठंडी हवा में बैठती, तो वहीं उसकी जेठानी रजनी घर के कामकाज में लगी रहती। एक रोज गर्मी में सारा दिन काम करके रजनी का गला सूखने लगता है। गर्मी में काम करके गला सूखने लगा है, ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है। रजनी सोनिया के कमरे में जाकर फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगती है। आहा, ठंडा पानी पीकर कितना सुकून मिला है। लेकिन तभी सोनिया बाहर से शॉपिंग करके आ जाती है। आहा, ठंडा पानी तो बड़े मजे से पिया जा रहा है, लेकिन जरा मेरा कमरा तो देखो कितनी बुरी तरह फैला है, इसे ही साफ कर देती। देवरानी जी मैं? हाँ, तुम कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? ठीक ही तो कह रही है छोटी बहू, वो बेचारी शॉपिंग करके थक कर आई है, तो तुम उसका कमरा साफ कर दोगी तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। चल अब जल्दी से इसका कमरा साफ करके झाड़ू लगा दे, और हाँ, फिर फिनाइल डालकर पोछा भी लगा देना। जी माँ जी। सोनिया को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था, तो वहीं रजनी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी ये अच्छाई किसी को नजर नहीं आती और उसकी सास हमेशा उसको बुरा भला सुनाती रहती। एक रोज सोनिया सज धज कर तैयार होकर फिल्म देखने जा रही होती है। उसे देख रजनी ने कहा, देवरानी जी, मुझे भी बड़े दिन हो गए बाहर गए हुए, और मैंने तो आज तक सिनेमा हॉल भी नहीं देखा। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तुमने अपनी शक्ल भी देखी है, ऊपर से कपड़े तक पहनने का सेंस तो है नहीं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले कर गई तो जानती भी हो मेरी इतनी इंसल्ट होगी, इसलिए ज्यादा बकबक मत करो और वही करो जो तुम्हारी औकात है, इस घर के काम। सोनिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर विमला वहां जाती है। क्या हुआ? मेरी अमीर बहू गुस्सा क्यों हो रही है? फिर सोनिया विमला को सारी बात बताती है। ये सुनकर विमला को गुस्सा आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू से ऐसा कहने की? अरे तूने अपनी काली शक्ल देखी भी है? ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर ले आई। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर, फिल्म देखने जाएगी मनहूस कहीं की। रजनी रोते हुए वहां से चली गई और घर के काम करने लगी। गरीब और काली रजनी के साथ हमेशा ऐसे ही होता था। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों बहुओं का जन्मदिन आने वाला था। उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता था। विमला अपनी छोटी बहू के लिए महंगी सी साड़ी लेकर आती है। ये ले सोनिया बहू, तेरा इस घर में पहला जन्मदिन है ना, तो उस दिन तू ये साड़ी पहन लेना। ये साड़ी माँ जी? क्यों, पसंद नहीं आई क्या? सोनिया बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, शादी के बाद ही मेरा पहला बर्थडे है ना, तो डैड ने मेरे लिए स्पेशल चांदी का सूट बनवाया है एक महंगे फैशन डिजाइनर से, तो इस बार तो मैं वही पहनूंगी। हे राम, चांदी का सूट? फिर तो मेरी बहू उसमें बिल्कुल परियों जैसी लगेगी। घर के कामों में लगी हुई रजनी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसके लिए कुछ भी नहीं लाई। जन्मदिन तो मेरा भी है, लेकिन माँ जी मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई। अगर एक सस्ता सा सूट मेरे लिए भी ले आती तो मुझे कितना अच्छा लगता। ए काली कलूटी गरीब कहीं की,
तुझे कितनी बार समझाया है, तू इस घर की नाम की बहू है, लेकिन औकात तेरी नौकरानियों जैसी है। आहा, सूट चाहिए महारानी को, जैसे तेरे बाप ने तो मुझे संदूक भरकर खजाना दिया है ना। और अब मुझसे खुद को कंपेयर करना बंद करो। और हाँ, माँ जी ने मेरे पहले बर्थडे के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो जन्मदिन के दिन सारे घर की सफाई करके उसको सजाकर और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तुम यहाँ से निकल जाना, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि तुम जैसी गरीब और काली औरत मेरी जेठानी है। उस दिन रजनी बहुत रोती है। उसका पति मनीष दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसकी तरफदारी करने वाला वहाँ कोई नहीं था। सुबह जल्दी उठकर रजनी सारे घर की सफाई करती है, फिर सारे घर को दुल्हन की तरह सजाती है, जिसके बाद वो तरह तरह के पकवान बनाती है। अपने बर्थडे पर सोनिया अपने पापा का दिया हुआ चांदी का सूट पहनती है और सज धज कर तैयार हो जाती है, तो वहीं बेचारी रजनी पुरानी सी साड़ी पहने हुए होती है। अरे वाह, मेरी बहू तो आज इस चांदी के सूट में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाय, नजर ना लगे इसे किसी की। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहू। थैंक यू माँ जी। और तू, सारा काम हो चुका है तो तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से चली जाओ और जब पार्टी खत्म हो जाए तब अपनी ये मनहूस सी शक्ल लेकर चली आना सफाई करने। रजनी अपनी किस्मत को कोसती हुई घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलकर वो जंगल में पहुंच जाती है और थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे काले और गरीब होने के कारण मेरी सास और देवरानी मुझसे कितनी नफरत करती है, हर पल मुझे ताने देती हैं। वो खुद से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने फंसे एक खरगोश पर जाती है, जो कि दलदल में फंसा हुआ होता है और डूबने ही वाला होता है। अरे ये क्या, ये तो इसमें डूब जाएगा, मुझे इसकी जान बचानी होगी। रजनी जल्दी से उस खरगोश की मदद करती है और उस खरगोश को बाहर निकालती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद ही उस दलदल में डूबने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक उस दलदल के पास लगे पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट रजनी के ऊपर आकर गिर जाता है, जो कि काफी मजबूत था। उस सूट को पकड़कर रजनी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक से वो सूट बोलने लगता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर उस खरगोश की जान बचाई है। अरे ये क्या, तुम तो बोलते भी हो, भला ये कैसा चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई सोने का सूट हूँ जो परीलोक से आकर इस पेड़ पर फंस गया था और तभी आजाद हो सकता था जब मैं किसी नेक दिल इंसान की मदद करूँ और उसके पास ही रहूँ। अब तुम एक बार मुझे पहन कर देखो, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। उसकी बात मानकर रजनी उस सूट को पहन लेती है, जिसे पहनते ही वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। रजनी बहुत खुश होती है। वो सोने का सूट पहनकर अपनी देवरानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती है, जहां सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, तुमने सोने का सूट पहना है और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? रजनी सबको सारी बात बताती है। ये सुनकर सोनिया चिढ़ जाती है। अब उस सोने के सूट की मदद से रजनी खुद का बड़ा घर बना लेती है, जिसमें ऐशो आराम की हर चीज होती है। अब उस घर में वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है।